नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो 4 अप्रैल को मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसके अगली सीरीज के बारे में। क्योंकि हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर की हम पहले बात कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए ताकि 1 से लेकर 5 तक के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, खासतौर पे जो MCQs हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो छठे चैप्टर से है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो जो भी हमारे पास भुजा दे रखी है उसका क्या करना है, डिवाइड में करके उसका स्क्वायर कर दो, आपको क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 16:81। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से फिल इन द ब्लैंक के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चारों पांचों जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सभी जो वृत्त होते हैं उसमें आंसर आ जाएगा समरूप होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सभी वर्ग जो स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे समरूप होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु या समबाहु, आइसोस्केलस या इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन से होते हैं जो सिमिलर होते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा समबाहु, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो समरूप होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5वां जो क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। और कब समरूप होते हैं, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण तो बराबर और भुजाएं समान अनुपात में होती है। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, और जब भी एक्स एक्स से दूरी पूछे तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी इस तरीके से भी पॉइंट मिल जाता है, -3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी बताओ तो हम -3 सही करके आ जाते हैं, जबकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका आंसर +3 आएगा, न कि -3। अगला हमारा क्वेश्चन है बिंदु 5 और 7 की कोटि क्या है। कोटि को हम इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई अक्ष होता है उसको हम कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो 5 और 7 में से वाई की वैल्यू क्या है 7, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो प्यारे बच्चों जब हम चतुर्थांश बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आती है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में प्लस माइनस होता है। तो पहली वैल्यू प्लस की और दूसरी माइनस की। तो आप 4 और -3 में देख पा रहे होंगे कि पहली प्लस की दूसरी माइनस की है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 3 और 7, -1 और 5। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आता है, क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, रूट आता है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, सी नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दो बिंदु ए और बी दे रखे हैं, इनके बीच में मध्य बिंदु के जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से x1 और x2 क्या है, हमारे पास 8 और 4 x1 x2 है। तो 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, यानी कि x की वैल्यू 6 कहाँ आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रही है, क्योंकि यहाँ तो सभी में x की वैल्यू और ही कुछ आ रही है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 1 + tan² है डिवाइडेड बाई 1 + cot² है किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका HW है। ऑप्शन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है cos² 12 + cos² 78 की वैल्यू कितनी होगी। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 - थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक जो भी cos थीटा, या तो आप इसको या इसको साइन में चेंज करोगे। तो जब हम cos² 12 को चेंज करेंगे तो हम cos² 12 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको sin² 78 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin² 78 डिग्री प्लस cos² 78 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan 65 और cot 25 की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी डिवाइड में आ जाता है आंसर हमेशा 1 आता है प्यारे बच्चों, माइनस में आता है आंसर हमेशा 0 आता है।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 17/8 दे रखा है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी लाल बटे कक्का, ये जो फॉर्मूला होता है आई होप आपको अच्छे से समझा रखा होगा कि लाल बटे कक्का क्या होता है। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी और आपको ट्रायंगल बना के इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। 14th का क्वेश्चन का आंसर में जो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा मिलेगा आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा C1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है cos a इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, ये आपके लिए HW है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, HW के लिए रहेगा। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि 17वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है जो चैप्टर नंबर 9 से अब स्टार्ट होता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है। एक मीनार की ऊंचाई, तो ये मान लेते हैं कि हमारी मीनार है, इसकी छाया कुछ इस प्रकार से रहेगी। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये √3 है और ये क्या है 1। तो जब हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस की बात करेंगे, लंब बटे आधार की बात करेंगे, तो टेन थीटा के ये इक्वल होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1। अब टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, 30 पे आती है या 60 पे आती है, क्योंकि 90 और 45 पे तो नहीं आती है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों, ए आएगा या बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण किसके इक्वल होगा। उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर मीनार की ऊंचाई और ये जो छाया है, अगर ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो मान लेते हैं कि ये अगर x है तो ये भी कितनी होगी x। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हम लगाते हैं तो x/x हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HW में रहेगा। जिसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20वें क्वेश्चन में क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर और एक सूर्य का उन्नयन कोण हमें 45 दे रखा है। तो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो ये हमें वैल्यू पता करनी है, तो कितनी आएगी, 10/45 कितना होता है 1, तो 10/x मान लेते हैं हम इसको। तो ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसके ऑप्शन में हमने गलत लिख रखा है, ऑप्शन में ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर ही आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 10 से है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो एक वृत्त के बाहर से, अगर कोई एक सर्कल है इस तरीके से, इसके बाहर अगर हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, तो इसके पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितनी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 ही टेंजेंट बनेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें क्या करना है इसका, देखो इस तरीके से, अगर ये कोई हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को हमें क्या करना है, एक टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक तो, और ये इसकी क्या है रेडियस, तो जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच करते हैं यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, देखो इसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखाओं से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अभी हमने बनाया था कितनी खींची जा सकती है 2। अगर इसी को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है, अगर वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 0। और अगर पॉइंट कहाँ है, उसके सरफेस पे है, एकदम ऊपर है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वहाँ ये नहीं कहे कि अंदर बाहर या ऊपर, तो कितनी खींची जा सकती है। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, अनंत। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ये कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, कौन सी होती है। तो देखो इस तरीके से है कि ये हमने मान लिया एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और अगर इसके ऊपर से यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसकी दो बिंदुओं को टच कर रही है, यहाँ और एक यहाँ, तो इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं छेदन रेखा, जिसको इंग्लिश में सेकेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण कितना होता है। तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार से है कि हमने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका व्यास कैसा होगा, तो इसका व्यास कुछ इस टाइप से होगा जो डायमीटर होता है। और अगर हम यहाँ से इसकी क्या बनाते हैं, इस पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट बनाते हैं, एक इस पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट बनाते हैं, तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो किस प्रकार की दिख रही है आपको, तो इसका आंसर ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, ना भी अंदर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, ना ये परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन होगी। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था इस तरीके से, तो कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, दो समांतर रेखा एक बार में खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है। तो देखो इसका किस तरीके से पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हमने एक वृत्त बनाया और यहाँ से इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बना दी, एक इसके ऊपर से स्पर्श रेखा बना दी, तो ये जो दोनों होती हैं स्पर्श रेखाएं ये हमेशा क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे 6 से लेकर 10 तक के जितने भी एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटी बनती है उन सभी के क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं उसका, तो इसके 6 से लेकर 10 तक के जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उसका भी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अब 3 तारीख तक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक खतरनाक सीरीज आने वाली है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।